Okay, now we are starting with the question number 6. Again, this is a product discontinuation or continuation वाले category का question है. The the financial accountant of the Sonalisa Limited has presented the following product performance report for the year ended 31st March 2006. Product A, Product B as well as Product C and total available है. Sales है. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, देन यू गॉट अ कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यू गॉट अ प्रॉफिट. ऑब्जर्व द प्रोडक्ट एबीसी करके इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज ऑफ ओपिनियन दैट product C is a non-profitable product and if they will be discontinue to produce the market of the product C, their overall profit will be go up. मतलब क्या, प्रोडक्ट C को में क्या हो रहा है, देखो जरा क्वेश्चन में लॉस हो रहा है. तो मैनेजर का कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट सी अगर आपको लॉस दे रहा है तो प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं. एंड दे से दैट इफ द प्रोडक्ट सी इज अ डिसकंटिन्यू आवर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज. ओवरऑल मतलब टोटल प्रॉफिट विल बी इंक्रीज. ठीक है, आगे देखो फिर. यू हैव बीन इनवाइटेड टू एनालिसिस द सिचुएशन. आपको इनवाइट किया सिचुएशन को एनालिसिस करने के लिए एंड मेक अ प्रेजेंटेशन टू द मैनेजमेंट टू हेल्प देम टू टेक अ फाइनल डिसीजन इन द मैटर एंड यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्पेल आउट अवर कंसिडरेशन इन द मैटर. आपको उसको स्पेल भी करना है, मतलब प्रॉपर कंक्लूजन भी लिखना है, क्यों उसका कंक्लूजन है वो भी डिटेल में दिखाना है और सपोर्ट में उसको आपका वर्किंग नोट भी शो करना है. तो ये कल की तरह समय मतलब क्या, इफ दे से दैट डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट सी, तो आप क्या करोगे, पहले प्रोडक्ट सी अगर कंटिन्यू रहेगा तो क्या प्रॉफिट है वो ऑलरेडी सेट है, चेक करो ना, दिया है ना, पूरा फॉर्मेट सेट है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यू गॉट अ प्रॉफिट. प्रोडक्ट ए में आपको प्रॉफिट हो रहा है 60,000 का, प्रोडक्ट बी में कितने का हो रहा है बोलो 20,000 का, एंड प्रोडक्ट सी में कितना हो रहा है लॉस 20,000. इसलिए वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू करें. तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है बोलो 60,000. तो पहले हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि ओवरऑल टोटल प्रॉफिट इफ द प्रोडक्ट सी इज अ कंटिन्यू इज अ 60,000. तो ये स्टेटमेंट आपको वापस प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है, कल के क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट नहीं दिया था, इसलिए हम लोगों ने पहले खुद प्रिपेयर किया. ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट सी को कंटिन्यू करते हो तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 60,000 है. अब सोचो कि प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू करते हो, मतलब क्या, प्रोडक्ट सी को स्टॉप कर दोगे तो क्या होगा, ए होगा, बी होगा एज वेल एज सी होगा. हाँ या ना. इसमें सेल्स माइनस व्हाट वेरिएबल कॉस्ट, वी गॉट अ कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, वी गॉट अ प्रॉफिट. चलो ए में बोलो क्या है 6 लाख, देन बी में सेल्स ना, एंड सी में, सी को तो डिसकंटिन्यू करेंगे तो सी में डैश. सही है ना. व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट 3,60,000. फिर बट सी में नहीं आएगी, माइनस करो 2,40,000. सही है. व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट 80. हाँ, और 70,000 ये कंपलसरी आएगा ही आएगा, माइनस करो. और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉस 70,000 होगा कि नहीं होगा. फिर आपको यहाँ पे और एक कॉलम बनाना है, कौन सा, टोटल. टोटल का कॉलम आप प्रिपेयर कर सकते हो ना. कैसे, 4 + 6 कितना 10 लाख, फिर 3,60,000 + 2,80,000, फिर माइनस करो. सही है. उसमें फिर इन दोनों का टोटल, सबका टोटल एक्चुअली 70,000 भी टोटल में ही आएगा, बराबर ना. करो 1,80,000 + 1 लाख + 70 कितना हुआ फिक्स कॉस्ट, कितना हुआ बोलो 3,50,000. राइट. अब करो माइनस 10,000 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ. When the product C is a discontinue, profit will be how much 10,000. and product को कंटिन्यू रखा तो प्रॉफिट कितना था 60 था. तो which situation is more profitable, product C should be continue because उसका रीजन क्या लिखोगे पता है, because its contribution is a positive. ये लॉजिक याद रखो कि जब भी किसी प्रोडक्ट में एंड में लॉस हो रहा है, देखो जाओ जरा क्वेश्चन में प्लीज, ऑलरेडी प्रोडक्ट सी में जाओ, है प्रोडक्ट सी में क्या था, सेल्स हमारा चेक करो. हाँ, सेल्स के बाद वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 1,50,000, प्रॉफिट कितना, कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 50, एंड देन फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 70. तो एंड में लॉस हो रहा है, जो प्रॉफिट वाला पॉइंट है वहां पे आपको लॉस 20,000 का हुआ. जब तक किसी भी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तब तक आप उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि वो उतना तो उतना फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर रहा है. यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो 50,000, ये पॉजिटिव है, एंड ये 50,000 70,000 में से 50,000 का लोड बेयर कर रहा है.
यस और नो? मतलब 70,000 का जो फिक्स्ड कॉस्ट था उसमें से 50,000 तो खुद कंट्रीब्यूशन ने उसके प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन में रिकवर कर लिया, तो एक्स्ट्रा का लॉस सिर्फ आया बाकी के प्रोडक्ट के ऊपर, लॉस उसका बर्डन, राइट है। तो अभी आपका कंक्लूजन याद रखोगे, जब भी प्रोडक्ट हमारा डिसकंटिन्यूएशन वाला पॉइंट रहेगा तभी आपको याद करना है कि जब भी हमारे प्रोडक्ट के डिसकंटिन्यूएशन के टाइम पे व्हेन द कंट्रीब्यूशन इज अ नेगेटिव ना, डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट, बट जब तक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है आपको कंटिन्यू रखना है। तो आप ये रीजन लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन इज अ पॉजिटिव, वी हैव टू कंटिन्यू द प्रोडक्ट बिकॉज when the product is continued, overall profit is 60,000, and if the product sees a discontinue, overall profit is how much? 10,000. ऐसे conclusion important है, समझा? Good. Okay. Now we are starting with the question number 7. A company annually manufacture 10,000 unit product of cost of 4 per unit, and there is a home market for consumption the entire volume of production at a selling price of 4.25 per unit. क्या पता चला कंपनी कितने यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है? 10,000 का। 10,000 यूनिट जो हमारे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इसका टोटल का जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो 4 रुपीज पर यूनिट है, राइट। और इसके लिए हमारे पास होम मार्केट है। होम मार्केट मतलब जहां पे हम लोग प्रोडक्ट से परचेस करें, प्रोडक्शन करें, वहीं पे हम लोगों का अवेलेबल है मार्केट, उसको बोलते हैं होम मार्केट। अपने एरिया में आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो एंड होम मार्केट में हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो 4.25, इसके लिए पूरा डिमांड है। 10,000 के 10,000 प्रोडक्ट आपके सेल हो जाएगा एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट? 4.25। नाउ इन द ईयर 2006, नेक्स्ट ईयर में क्या हो गया? देयर इज अ फॉल इन द डिमांड ऑफ द होम मार्केट विच कैन कंज्यूम ओनली 10,000 यूनिट ओनली एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 3.75। होम मार्केट में डिमांड क्या हो गया? डाउन हो गया, और इसके वजह से जो सेलिंग प्राइस 4.50 था वही सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3.72 हो गया पर यूनिट। द एनालिसिस कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट इज, 10,000 यूनिट का कॉस्ट देके रखा है, मटेरियल 15,000, वेजेस 11,000, यस और नो? फिक्स्ड ओवरहेड कितना है बोलो? 8,000, वेरिएबल ओवरहेड कितना है बताओ? 6,000। देन द, अच्छा ठीक है, ये सिचुएशन एक सिचुएशन है। नाउ द फॉरेन मार्केट इज एक्सप्लोर्ड and it is found that this market can consume 20,000 unit of a product. अब फॉरेन मार्केट एक्सप्लोर हो गया एंड फॉरेन मार्केट क्या बोल रहा है कि उनको कितने का डिमांड है, वहां पे हमारे प्रोडक्ट के लिए कितने का डिमांड है? 20,000 के लिए। मतलब अगर समझ लो फर्स्ट ईयर में नॉर्मल सिचुएशन था, एक प्रोडक्ट को 4 रुपीज में सेल कर रहे थे। नाउ सेकेंड ईयर में हम लोगों का जो सिचुएशन है वहां पे डिमांड डाउन हो गया, तो सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस हो गया। बट उसी ईयर में फॉरेन मार्केट में 20,000 का डिमांड है हमारे प्रोडक्ट के लिए, बट इफ इट इज ऑफर्ड अ सेलिंग प्राइस ऑफ 3.55, बट वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करना है? सेलिंग प्राइस बोलो कितना चाहिए? 3.55 का सेलिंग प्राइस चाहिए। मतलब वो लोगों ने बोला कि हम लोग 20,000 यूनिट प्रोडक्ट परचेस करेंगे, हमारे यहाँ पे 20,000 यूनिट का डिमांड है, बट इसमें से एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो 3.55 रहेगा। फॉरेन मार्केट में अलग प्राइस है, होम मार्केट में अलग प्राइस है, ठीक है। नाउ आगे, इट इज डिस्कवर्ड दैट फॉर एडिशनल 10,000 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर इनिशियल 10,000 यूनिट द फिक्स्ड ओवरहेड इज इंक्रीज्ड बाय 10%। पता चला जब हम लोग एक्स्ट्रा यूनिट, अभी ठीक है, अभी एट प्रेजेंट कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो बोलो? 10,000। फॉरेन मार्केट में कितने यूनिट का डिमांड है? 20,000। इसका मतलब एडिशनल यूनिट कितने हो गए? 10,000। सच में आप अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना चाहिए, होम मार्केट में ही प्रोडक्ट को सेल करना है कि फॉरेन मार्केट का ऑफर एक्सेप्ट करना है, ये डिसीजन लेना है। डिसीजन ब्लाइंडली ले सकते हो क्या? नहीं, उसके लिए प्रॉफिट कंपेयर करना होगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि जब फॉरेन मार्केट में डिमांड हो रहा है तो 10,000 के आपको एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करना है, सही है। जब 10,000 के एक्स्ट्रा यूनिट का आप प्रोडक्शन करोगे तो देयर इज ए इंक्रीज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट बाय हाउ मच परसेंटेज? 10%। ये लॉजिक भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज वर्थ while to try to capture the foreign market। अभी उन्होंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि ये वर्थ है क्या कि फॉरेन मार्केट को कैप्चर करे। तो अभी हमारे पास 3 सिचुएशन है, एक करंट ईयर, एक नेक्स्ट ईयर का डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। पहला करंट ईयर का डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, समझा यहाँ तक? अभी हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सिचुएशन था? करंट ईयर है, करंट ईयर में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है? 10,000। यही अगर हम लोग ने 2006 में पहुंचे तो 2006 के लिए वो नेक्स्ट ईयर हो गया। नेक्स्ट ईयर में हमारे मार्केट में डिमांड डाउन हो चुका है, इसके लिए फॉरेन मार्केट से ऑफर आया 20,000 यूनिट का। नाउ द क्वेश्चन इज कि फॉरेन मार्केट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि सिर्फ 10,000 यूनिट डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना चाहिए। बट उसके लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द करंट सिचुएशन। Therefore, we can say that we have to prepare a statement of what? Marginal cost. Yes or no? अगर हम करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो ये हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर में, प्रेजेंट सिचुएशन में, दैट इज अ करंट ईयर में कितना यूनिट का सेल हो रहा है बोलो? 10,000 है या ना? उसके अंदर वापस से क्या पर यूनिट दिया है क्या? चेक करो प्लीज। हाँ दिया है।
जो दिया उसके लिए तो है पर यूनिट एंड अमाउंट, दो कॉलम बनेंगे। चलो बोलो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस करते हो, वेरिएबल कॉस्ट, देन यू गॉट व्हाट, कंट्रीब्यूशन, माइनस व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट, एंड फिर क्या मिलेगा बोलो, प्रॉफिट। ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मेट है हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग का। ओके अब करंट ईयर में मार्केट में कितना सेलिंग प्राइस है, 4.25 है ना, तो पर यूनिट है 4.25। यस, फोर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 4 एंड ये प्रोडक्ट आप 4.25 में सेल कर रहे हो, ये समझा, ठीक है। अब उसके बाद अभी आपको वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट इन द क्वेश्चन, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, सही है। पहला क्या है, नहीं मटेरियल है ना, 15,000, राइट, करो टोटल कितना, 32,000। ये 32,000 अमाउंट में है, बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज। तो 32,000 मैंने यहाँ लिखा, 32,000 डिवाइडेड बाय 10,000, यू गॉट व्हाट, 3.2। समझ रहे कैसे निकाला, अब करो माइनस। अच्छा सेल्स कितना होगा बोल सकते हो, 4.25 इंटू 10,000, 42,500 आएगा। बराबर ना। हाँ ये कितना, 1.05 कंट्रीब्यूशन। हाँ बट फिर भी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन तक निकाल के रखना चाहिए, आगे नहीं निकाला तो चलेगा बट कंट्रीब्यूशन तक चाहिए, ठीक है। फिर व्हाट इज योर फिक्स्ड को, 8,000, करो माइनस, कितना लिखा हुआ सही है, सही है। ओके नाउ नेक्स्ट ईयर शुरू हो रहा है, कौन सा ईयर, 2006। नाउ लिसन अप, इन 2006 हमारे पास दो सिचुएशन है, एक डोमेस्टिक मार्केट है और एक कौन सा मार्केट है, फॉरेन मार्केट है। तो डोमेस्टिक मार्केट में कितने का डिमांड है, अगेन 10,000 यूनिट का, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, वेट। डोमेस्टिक मार्केट है 10,000 यूनिट से, देन फॉरेन मार्केट है, कितने का डिमांड है, 20,000 यूनिट, सही है। हाँ अब यहाँ पे वापस से क्या होगा, पर यूनिट सिर्फ कंट्रीब्यूशन तक चाहिए हम लोगों को, स्टॉप टॉकिंग, इसलिए ऐसे ड्रॉ किया। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूं, पर यूनिट एंड व्हाट, अमाउंट, यहाँ पे भी क्या लिखूं, पर यूनिट एंड अमाउंट। बोलो दिस इज अ व्हाट, नाउ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट, यस 3.72। क्या करोगे, 3.72 इंटू 10,000, यस वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, 3.2, 3 अच्छा और एक बात, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहेगा, हमेशा याद रखोगे। तो 3.2 इंटू 10,000 माइनस करो, 5,000 व्हाट, 200, और फिक्स कॉस्ट भी एज इट इज होगा, ये तो लॉस हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा लॉस, समझा। तो डोमेस्टिक मार्केट में 2,800 का लॉस हो रहा है 10,000 यूनिट सेल करने के बाद। वही अभी हम लोग देखेंगे कि फॉरेन मार्केट का क्या सिचुएशन है। फॉरेन मार्केट में कितना सेलिंग प्राइस है, 3.55, 3.55 इंटू नाउ 20,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना, 3.2। अब ध्यान दो, अगर आप लोगों ने अपना रूल फॉलो नहीं किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम आता है और बाय मिस्टेक अगर अमाउंट सेम लिया तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चेंज होने वाला है ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब बोलो कितना आता है, हाँ करो माइनस, 7,000 ना, कितना आ रहा है, 0.07 आ रहा है क्या, नहीं 0.7 ना, कैलकुलेट 3.55 माइनस 3.20 करो, इसको भी माइनस करके देखो एक बार, 0.35 आया, हाँ ठीक है, समझा। हाँ अभी उसके बाद 8,000, अरे वेट, फिक्स कॉस्ट में चेंज दिया है ना, क्या बोला है क्वेश्चन में देखो, हाँ उन्होंने बोला था अगर आप फॉरेन मार्केट मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसमें अगर हमारा प्रोडक्शन, यहाँ ध्यान दो, 10,000 से ज्यादा यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट 10% से इंक्रीज होगा, दिया है ना। तो हमारा यूनिट ज्यादा हो रहा है 10,000 से, तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी कितना था, 8,000 प्लस 10%, कितना हुआ, 8,800। तो दिस इज अ न्यू फिक्स्ड कॉस्ट 8,800। अब बोलो
हाँ, अभी 1800 का लॉस है। देखो सिचुएशन में तो दोनों में लॉस है, बट यहाँ पे लॉस ज्यादा है, यहाँ पे लॉस क्या है, कम है। तो कौन सा प्रोडक्ट क्या ऑफर करना चाहिए, फॉरेन मार्केट को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भले लॉस दे रहा है बट थोड़ा कम लॉस दे रहा है ना, right? So we have to accept the which market, foreign market instead of the domestic market, because it reduce the loss which is done in the foreign domestic market. Clear हो गया, समझा ये वाला सम? Good. Okay, now we are starting with the question number 9. Product wise profitability analysis of Sigma Limited showed the following result: A, R and T and total. Sales is available. Sales, direct labor, material, overhead. These are the expenses. Direct labor and material is a which type of cost? वेरिएबल कॉस्ट। सही है, डायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट एंड ओवरहेड इज अ नॉर्मली फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे एज्यूम करेंगे, देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना देके रखा है और वो भी अवेलेबल है, ठीक है। 50% ऑफ द ओवरहेड रिप्रेजेंट द फिक्स्ड कंपोनेंट, मतलब ओवरहेड में से 50% फिक्स्ड है, तो रिमेनिंग 50% इज व्हाट? वेरिएबल। सही है। Based on the above, management is sincerely considering the withdrawing the R&D of the market. You are required to prepare a report advising appropriate action, drawing the attention to क्वालिटेटिव फैक्टर एज वेल। क्या मतलब है, मैनेजमेंट ये चाहता है आरएनटी को डिसकंटिन्यू करे क्योंकि आरएनटी उनको लॉस दे रहा है ना। अभी आपको एडवाइस देना है कि आरएनटी को डिसकंटिन्यू करना चाहिए कि कंटिन्यू करना चाहिए। आप क्या एडवाइस करेंगे, किस बेसिस के ऊपर आपका कंक्लूजन रहेगा, आप क्या चेक करेंगे सबसे पहले? हाँ, बट प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब ऑर्बली फिलहाल के लिए पता चला कि यहाँ पे लॉस है, तो पहले दो टेबल बनेगा, एक प्रोडक्ट इज कंटिन्यू वाला, प्रोडक्ट इज डिसकंटिन्यू वाला, हाँ या ना। बट नॉर्मली आप कौन से बेसिस के ऊपर डिसीजन लेते हो, प्रॉफिट की कंट्रीब्यूशन, राइट। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव वो एक्सेप्ट, उसको कंटिन्यू करना है, और जिस प्रोडक्ट का मतलब कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है उसको डिसकंटिन्यू करना है। तो दो टेबल बनेंगे, पहला प्रोडक्टिव कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना आएगा, ये पूरा टेबल एज इट इज बनेगा और अच्छी तरह से प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन दोनों दिखाओगे। फिर लिखेंगे प्रोडक्ट आर एंड टी इज व्हाट? डिसकंटिन्यू, और फिर प्रॉफिट शो करेंगे। हाँ दिया है, बट वो कंट्रीब्यूशन नहीं है ना बीच में, इसलिए आप टेबल दो बनाओगे। व्हेन द प्रोडक्ट इज कंटिन्यू पूरा टेबल बनाओगे, वहीं पे आपको पता चलेगा, एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज डिसकंटिन्यू दूसरा टेबल बनेगा, एंड फिर आप अपना कंक्लूजन लिखोगे, कर सकते हो। तो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आया तो प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, इतना याद रखना, एंड कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आएगा उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है। क्लियर है? गुड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 10. Following information is represent the managing director of the company A, B and C. Sales, variable cost, contribution, fixed cost, profit and loss. यहाँ पे तो वो totally already solved है। Managing director feels that product C is unprofitable, and if the production and sales are discontinued, company's overall profit will go up. Advise the managing director with the proper analysis and reasoning. आप ये कर सकते हो। प्रोडक्ट कंटिन्यूएशन वाला टेबल ऑलरेडी है, वी हैव टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन टेबल। ऑब्जर्व करो, जो प्रोडक्ट वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है उस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेंगे, कंट्रीब्यूशन भी नेगेटिव हुआ तो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करेंगे। क्लियर हो गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 11. ये सम थोड़ा अलग है, अच्छी तरह से समझ लो। Silverline Limited markets two brands A and B, Abe and Baby, ठीक है, of the same product line. Relevant figures about the operations during the year 2006 is as follows. A and B का data available है, unit sold, that is a quantity sold, selling price per unit, material is a variable cost, and then direct labor is also variable cost, वो भी per unit available है। प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट है, जिसमें से 50% फिक्स्ड एंड 50% ऑब्वियसली वेरिएबल है। मार्केटिंग मैनेजर प्रपोजेस टू अल्टरनेटिव plans for the 2017. Increase in A market by 40,000, no growth in B, and increase in B market by 100%, no growth in A. मतलब पहला उन्होंने प्लान रखा कि क्या करेंगे, हमारा मार्केट को क्या करने वाले, एक्सपांड। पहले सिचुएशन में हम लोग फर्स्ट प्रोडक्ट का मार्केट 40% से इंक्रीज हो रहा है और बी में कोई चेंजेस नहीं है, तो सिचुएशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट की लॉस है, वो दिखाना है आपको। एंड सेकंड, इसमें उन्होंने बोला कि बी मार्केट में 100% का ग्रोथ हो रहा है, मतलब जितना था उतना और बढ़ गया, पर तब ए में कोई सिचुएशन नहीं है, और दोनों में से कौन सा सिचुएशन प्रॉफिटेबल है ना, वो आपको उनको एडवाइस करना है। तो यहाँ पे तीन टेबल बनेंगे, पहले प्रेजेंट सिचुएशन का, देन सिचुएशन 1 का, एंड देन सिचुएशन 2 का। क्लियर हो रहा है? यूनिट्स पर यूनिट नहीं, सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है। अभी बोलते हैं ना हम लोग, हाँ,
देखो ना, सिंपल बात है, अगर मैंने बोला कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो बिजनेस बढ़ता है मतलब नॉर्मली क्या इंक्रीज होता है, सेल्स इंक्रीज होता है। जैसे कि मैंने बोला हाँ, मेरा क्लासेस का बिजनेस बढ़ रहा है मतलब मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहा है, मैंने फीस नहीं इंक्रीज किया, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है। लॉजिक क्लियर हो गया? गुड। ओके, दिस इज अ फॉर्मेट। पहले हम लोगों को प्रेजेंट सिचुएशन सॉल्व करना है। प्रेजेंट सिचुएशन के बाद सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। आप ऑब्जर्व करेंगे दो प्रोडक्ट इसके लिए, दो पर यूनिट का इन्फॉर्मेशन इसके लिए, पर यूनिट का कॉलम बना दिया। फॉर्मेट क्या पता है आपको? सेल्स। चलो जाओ, प्रेजेंट सिचुएशन में हाउ मच इज योर सेल्स? सेल्स हमारा यूनिट्स 80,000 है ए के लिए, बी के लिए कितना बोलो? 60,000। ये मैंने यूनिट्स लिखा ऊपर। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा मार्जिनल कॉस्टिंग से जितने सम्स मैंने स्टार्ट किए तब से लेकर हम लोग एक ही फॉर्मेट को यूज करें, कुछ फॉर्मेट चेंज किया नहीं। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट यूज हो रहे हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो प्लीज कहने का मतलब ये है, जितने भी सम हम लोग कर रहे हैं प्लीज उसको पहले सॉल्व करके अपने नोटबुक में प्रिपरेशन रखो उसका सॉल्व किया हुआ, तब जाके एग्जाम के टाइम पे आपको समझ में आएगा। एग्जाम पे टाइम पे आप क्वेश्चन के साथ उसका नीचे का सोल्यूशन देख रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर एक में फॉर्मेट अलग अलग है। हम लोग एक ही फॉर्मेट को लेके सम को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? ओके। तो यही आपका पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको एक ही फॉर्मेट याद रखना है तो और परफेक्शन आता है। ठीक है? ओके, नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं? 60, 80 एंड 60। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर ए एंड 120? सही है। अब हम लोगों को चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट हम लोग यहाँ निकाल देते हैं, सही है ना? तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ व्हाट वेरिएबल कॉस्ट। सही है? बोलो, पहले ए प्रोडक्ट का भी चाहिए, बी का भी चाहिए, तो ए बी। एक मिनट, हाँ बेबी, पहले एक्सपेंसेस बोलो क्या क्या है। पहला वाला 50 एंड 40, फिर राइट उदित, नेक्स्ट। तो 50% वाले बोलो 20 एंड 20। एंड प्लीज क्वेश्चन के एंड में जाओ, वहां पे और कुछ एक्सपेंसेस है। फर्दर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल्स रियलाइजेशन। जितना सेल्स हो रहा है उसका 5% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ऐसे उन्होंने क्लियरली बोला है, बराबर ना? इसका मतलब सेल्स का 5%, कितना है सेल्स हमारा बोलो? 170। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 5% ऑन सेल्स, कितना आया? 8.5 यहाँ, और 120 के ऊपर 5%, 6। सही है ना? अब इनका टोटल करो, यू गॉट अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चलो करो। इसको राउंड अप मत करना, ये पर यूनिट है, पर यूनिट को कभी भी राउंड अप नहीं करते, पर यूनिट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिए जाते हैं। हो गया? अब ये सिंपल में डायरेक्टली यहाँ कॉपी किया जाएगा 108.5 और यहाँ पे कितना 86। कंट्रीब्यूशन निकालो माइनस करके 61.5 एंड व्हाट 34। डन। अब आपको मल्टीप्लाई करके अमाउंट मिल सकता है। चलो करो 170 इंटू 80,000, आप करो 120 इंटू 60,000। फर्स्ट वाले का 170 इंटू 80,000 कितना आया? 1 करोड़ आ रहा होगा। यस, 1 करोड़ 36 लाख, और ये यस 72 लाख। नेक्स्ट कैलकुलेशन। हाँ, भूमि इसी का क्या कंट्रीब्यूशन निकालो। उदित सेकंड प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट। एक मिनट, यहाँ का कितना? 49 लाख 20,000, ये समझा? हाँ, अभी बोलो ये 60 माइनस करो या तो मल्टीप्लाई करो, दोनों आंसर राइट ही आएगा। यस 20 लाख। आई होप नो डाउट इन दिस। नाउ व्हाट अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट भी तो निकालना ही होगा। चलो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्ट ए के बारे में बोलो, कितना दिया है? यस, बस 20 है ना, तो 20 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? उसके यूनिट के साथ। तो अभी 20 एक है तो यहाँ लिख देते हैं 20, नहीं अभी दिया इसलिए लिखा, तो 20 इंटू 80,000 और यहाँ पे 20 है, करो। अब करो माइनस, यू गॉट अ प्रॉफिट 3 लाख नहीं
49 एंड 16 है, ज्यादा होगा, 33 लाख है। और ये वाला खत्म, इसका पर यूनिट निकालने का जरूरत नहीं, हो गया प्रेजेंट सिचुएशन। सही है, ओके। अब यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोला उन्होंने, इंक्रीज ए मार्केट बाय 40%। मार्केट ए का जो मार्केट है वो क्या हो रहा है, 40% से इंक्रीज हो रहा है। ए के कितने यूनिट है, बोर्ड पे ध्यान दो, 80,000, 80,000 प्लस 40% करो 1 लाख। हाँ, तो यहाँ यूनिट आएंगे 1,12,000। एंड बी में कोई चेंजेस है क्या, नो, तो बी एज इट इज 60,000, राइट है। अभी आपको मेन चाहिए प्रॉफिट, तो हम लोगों को सेल्स से बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वही रिपीट होगा कुछ, उसका मतलब है हम लोग कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे, तो टाइम भी सेव हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन माइनस व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट, वी गॉट अ प्रॉफिट। हाँ होगा ना, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे ना, तो उतना ही आएगा। मतलब जैसे कि सेल्स लेते थे तो 170 होता था, 170 इंटू कितना करते थे, 1,12,000, फिर 108.5 इंटू 1,12,000, एंड फिर 61.5 इंटू 1,12,000। तो ये दो लाइन हम लोगों ने स्किप की, क्योंकि आपको एंड वाला प्रॉफिट ही चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन के आगे भी स्टार्ट कर सकते हो, समझा। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 61.5, और इसका कितना है बोलो, 34। अब करो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 68 लाख, राइट। और ये 60,000 इंटू 34 कितना, हाँ सही है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। अब ध्यान दो, आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए, क्या करे, 2020 लिखो कि डायरेक्टली 16 लाख लो, 12 लाख एंड 16 लाख। फिक्स कॉस्ट किस में सेम होता है, यूनिट में नहीं, पर यूनिट में नहीं, अमाउंट में, तो 16 लाख 16 लाख एज इट इज आएगा। अगर आपने बाय मिस्टेक के 20 यहाँ लिखा और मल्टीप्लीकेशन करके लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे कितना, 12 लाख, करो माइनस, यहाँ का 52 लाख और 40,000 हो गया। इसमें तो यही पूछा था सिर्फ, समझा कि नहीं समझा। सेम किसको करना है बोलो, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रीब्यूशन माइनस विच कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वी गॉट अ प्रॉफिट। अब बी, इसमें क्या बोला है, बी का मार्केट इंक्रीज हो रहा है बाय हाउ मच परसेंट, तो बी के यूनिट कितने, 60,000 प्लस 100%, इंक्रीज है इसके लिए प्लस, बट तब ए का सेम मतलब कितना, 1,12,000 की 80 ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, तो 80,000 का 80,000 ए का मार्केट होगा, एंड बी का कितना होगा बोलो, 1,20,000, सही है। चलो बोलो 80,000 इंटू व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, हाँ कंट्रीब्यूशन कितना था, 16 लाख, सही है। उसके बाद हाँ, फिर ये तो 12 लाख का 12 लाख ही होगा, 28 लाख। हाँ, अब दोनों में से कौन सा बेस्ट सिचुएशन चाहिए, इसके लिए आपको मेन प्रॉफिट चाहिए, तो लिखेंगे टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 52,88,000 प्लस 84 लाख, प्लीज करो। सही है, सेम यहाँ का निकालते हैं, $62 लाख आया, हाँ काय तरी म्हणजे असं कसं काय झालं, तो कम हो जाएगा, बोलो वापस से, मैंने मिस्टेक किया है, सॉरी। हाँ हाँ, वो 8,40,000, मैंने 84 लाख लिखा, और वो कितना था, हाँ अब समझ में आया। अब मुझे बताओ कौन सा सिचुएशन ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, सिचुएशन बी,
या तो सेकेंड, तो लिख सकते हैं सेकेंड सिचुएशन इज गिविंग द हाईएस्ट प्रॉफिट, वी हैव टू रिकमेंड द सेकेंड सिचुएशन. क्लियर है? गुड. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.